सफिशिएंट टाइम नहीं रहता है ना। तो ये चीज़ आपको बहुत स्ट्रांगली समझने की ज़रूरत है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम डायबिटीज़ को कैसे मैनेज करें। अलॉन्ग विथ डायबिटिक जो कंडीशन होती है वो हमारी इम्यूनिटी लेवल को बहुत नीचे ले जाती है। ठीक है, तो हम उसको भी समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे डायबिटीज़ जो है वो डायबिटीज़ जो है वो इम्यूनिटी को नीचे लेके जाती है ना। तो राहुल जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है ना? तो इफ यू स्पीक अच्छा, लिटिल बिट आवाज़ को लाउड। लाउडर करने की ज़रूरत है क्या? अच्छा, यस। ये रिकॉर्डिंग हम अपने मैकबुक में कर रहे हैं या क्लाउड पे कर रहे हैं? क्लाउड। लेकिन क्लाउड वाला डेटा ना वो डाउनलोड नहीं हो पाता है। नहीं नहीं होता है। तो आप हमें डाउनलोड करके टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा, इतना ओके। कर सकते हैं? ओके। ठीक है, ठीक। चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, तो हम लोग एक थोड़ा तेज आवाज में बात करता हूँ, अभी ठीक है? यस, वंडरफुल। ओके, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस जबरदस्त सेशन में। ठीक है, तो मैं देरी ना करते हुए जस्ट शुरू करता हूँ कि कैसे डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ कितने टाइप का होता है, डायबिटीज़ होने से हमारी बॉडी में होता क्या है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। जस्ट यस। बहुत जल्दी स्क्रीन आपके सामने होगा। आई होप कि स्क्रीन की विजिबिलिटी आ गई होगी। यस यस। ओके, वेरी नाइस। सो चलिए, हम लोग शुरू करते हैं। आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। आवाज़ ओके है भैया, प्लीज़? यस यस, अच्छा, ओके। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। हम्म। चलिए, हम लोग बात करते हैं कि डायबिटीज़ है क्या। डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ इज रिटेंशन ऑफ रिटेंशन ऑफ शुगर इन आवर ब्लड। ठीक है, ऐसा कंडीशन जो होता है वो डायबिटीज़ कहलाता है। तो सवाल ये है कि क्या हर कोई डायबिटिक है? यस। लेकिन डायबिटीज़ का एक सर्टेन लेवल है। वो लेवल वो क्रॉस करते हैं तो बोलते हैं कि आपका जो डायबिटीज़ है वो प्रॉब्लमेटिक हो गया है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग उस लेवल को समझते हैं कि वो लेवल है क्या। चलिए, मैं आपको बताऊं कि नॉर्मल डायबिटीज़ को हम दो तरीके से लेते हैं, फास्टिंग एंड पीपी। तो नॉर्मल जो रीडिंग है फास्टिंग, जब आप फास्ट के बाद, व्रत के बाद आप करते हैं, वो लेस देन 100 होना चाहिए। लेस देन 100। लेकिन 100 है क्या? ये है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। डेसीलीटर मैं आपको बताऊं, लीटर का 10वां हिस्सा है, जिसको हम 100 ml से जानते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज समझिएगा कि कितना शुगर नॉर्मल होता है। चलिए, अब हम इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं कि 100 ml में 100 मिलीग्राम। ठीक है,
100 ml में, तो 1000 ml में कितना हुआ? 1000 मिलीग्राम। ये बात समझ में आ गई। अब हम इसको समझते हैं कि ये 1 ग्राम है, ठीक है। और हमारी बॉडी में लगभग लगभग 6000 ml ब्लड होता है। एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ, किसी की बॉडी में कम भी होता है, किसी की बॉडी में ज़्यादा भी होता है। लगभग 6 लीटर ब्लड होता है। तो पूरी बॉडी के ब्लड में अगर 6 ग्राम शुगर है, ठीक है, इतना तो क्लियर होगा। तो इस कंडीशन को हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। और जब हम खाना खा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पीपी। तो जो पीपी वैल्यू है, मतलब आफ्टर टेकिंग आफ्टर टेकिंग फूड, तो फूड का जो शुगर ब्रेक होके हमारे ब्लड में जाता है, तब की ये कंडीशन क्या रहती है कि आपका ये वैल्यू 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। यानी 40% बढ़ जाए तो हम इसको नॉर्मल बोलते हैं। ये क्या है? नॉर्मल है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होती है, ऐसे कंडीशन को हम डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है। डायबिटिक हर कोई होता है, ठीक है। हर किसी की बॉडी में थोड़ी देर के लिए डायबिटीज़ होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ये चीज़ समझते हुए कि डायबिटीज़ होता कितने टाइप का है। तो पहले तो एक होता है डायबिटीज़ टाइप 1 और दूसरा होता है टाइप 2। टाइप 1 क्या होता है? जो डायबिटीज हमें शुरुआत से रहता है, ठीक है, उसका कनेक्शन हमारे ब्रेन के साथ है। और जो टाइप 2 है वो एज रिलेटेड होता है, ठीक है, एज रिलेटेड होता है। डायबिटीज को हम दूसरे भाषा में बोलते हैं अंडर परफॉर्मेंस ऑफ योर पैंक्रियाज। आपके पैंक्रियाज की क्षमता घट जाती है, ऐसे कंडीशन में आपका शुगर लेवल हाई होने लगता है। चलिए, तो मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज का। ये डायबिटीज 99% लोगों को होता है, जो एक सर्टेन एज के बाद जब उनके बॉडी की हेल्थ डिटोरिएट होने लगती है, तब ये कंडीशन डेवलप होता है, ठीक है। कैसे डिटोरिएट होती है उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, हमारी बॉडी में शुगर लेवल जब बढ़ता है, ठीक है, तो होता क्या है? हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होता है जिसको हम पैंक्रियाज का नाम देते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड है, ठीक है। वो ग्लैंड क्या करता है? एक केमिकल सिक्रीट करता है जिसको हम इंसुलिन का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलिन का नाम देते हैं। और ये इंसुलिन ही हमारे शुगर को डाइजेस्ट करने में मदद करती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारी बॉडी में इंसुलिन बनाने की क्षमता जितना ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, उतने ही जल्दी हमारा पैंक्रियाज खराब हो जाएगा। आप समझ गए हमारी बात? क्योंकि पैंक्रियाज की क्षमता है ना, जैसे मान लीजिए कि आपकी गाड़ी है, उसकी क्षमता है कि वो 160 किलोमीटर पर आवर पे चल सकती है। लेकिन क्या हम उसको 160 किलोमीटर पे चलाते हैं? नहीं चलाते। हम 70, 80, 90, 100 सेफ जोन में चलाते हैं। आप 160 पे चलाएंगे तो चला सकते हैं, लेकिन आपका टायर फट सकता है ना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इंजन की लाइफ पुअर हो सकती है। उसी तरह अगर हमारा बॉडी ज़्यादा इंसुलिन जनरेट करेगा तो हमारे पैंक्रियाज की लाइफ पुअर हो जाएगी। तो पहला तो काम ये करना चाहिए हमें कि इंसुलिन की आवश्यकता कम पड़े। इसका मतलब है कि हमें अपना शुगर इनटेक कम करना चाहिए। अब कुछ लोग शुगर इनटेक हमें कम करना चाहिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि शुगर को सोचते हैं कि टेबल शुगर, जो चीनी होता है, टेबल शुगर, उसी शुगर को शुगर समझते हैं और बाकी चीज़ों को नहीं समझते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो भी फूड हमारे पास अवेलेबल है, ज़्यादातर फूड के अंदर 70% से भी ज़्यादा, किसी किसी, जैसे अगर आप वाइट राइस की बात करें, उसमें अराउंड 100% के आसपास कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना, वो हमारी बॉडी में शुगर को फॉर्म करता है। तो मैं आपको बताऊं कि शुगर का मेजर सोर्स आपका
जो है वो टेबल शुगर नहीं है। शुगर का मेजर सोर्स आपके डाइट का कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर आप अपने पैंक्रियाज को आराम देना चाहते हैं, कम भर का इंसुलिन जनरेट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैंक्रियाज पूरी जिंदगी आपका साथ निभाता रहे, तो आपको क्या करने की जरूरत है? अपने कार्ब इनटेक को कम करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? कार्ब इनटेक को, मतलब कार्ब जो आप लेते हैं उसको आपको कम करने की जरूरत है। तो आप जो फूड सेलेक्ट करते हैं, उस फूड में क्या बातें होने चाहिए? उस फूड का प्रोटीन लेवल प्रोटीन लेवल हाई होना चाहिए, कार्ब लेवल लो होना चाहिए, और गुड फैट लेवल हाई होना चाहिए, और बैड फैट जो है वो कम होना चाहिए। ठीक है, ये आपका पैरामीटर है आपके फूड का। अगर इस तरह का फूड आप मैनेज करेंगे तो 100% आपका बॉडी कम से कम शुगर जनरेट करेगा, और कम से कम शुगर जनरेट करेगा तो आपके पैंक्रियाज को कम इंसुलिन जनरेट करना पड़ेगा, और कम इंसुलिन जनरेट करना पड़ेगा तो पैंक्रियाज बहुत लंबे समय तक आपका साथ निभाता रहेगा, और आप धीरे 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 एक लंबी लाइफ को जी पाएंगे, और आपका जीवन बिल्कुल स्वस्थ होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कितने से शुगर से परेशानी होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि किसी का फास्टिंग शुगर लेवल 100 से बढ़कर 150 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? कि 50% का इजाफा हुआ शुगर लेवल, और ये जो एक्स्ट्रा, जो डेल्टा हुआ चेंज, ये कितना हुआ? 50 मिलीग्राम। जिसने 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, रियल में देखा जाए, जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था कि 6 ग्राम शुगर टोटल होता है, ये 6 ग्राम शुगर 3 ग्राम एक्स्ट्रा हुआ, है ना? 6 ग्राम से 9 ग्राम हो गया, एक्स्ट्रा कितना हुआ? 3 ग्राम। यही 3 ग्राम शुगर आपकी जिंदगी को परेशान किया रहता है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि शुगर इनटेक कम हो। और अगर आपको डायबिटीज़ है, या आपके किसी नियर एंड डियर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस समझने की ज़रूरत है कि डायबिटीज़ का लेवल अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, सारा ध्यान देने के बाद भी, तो आपको बेसिक और फंडामेंटल लेवल पे आपको समझने की ज़रूरत है कि असल में डायबिटीज़ को बॉडी मैनेज कैसे करता है। मैं आपको बताऊं कि आपको एक कंसेप्ट पे विश्वास करना पड़ेगा। वो कंसेप्ट ये है कि आपका जो फूड है, एक ग्रीक फिजिशियन एक ग्रीक फिजिशियन ने लिखा था कि फूड इज द मेडिसिन एंड मेडिसिन इज द फूड। जब हमारा डायबिटीज लेवल बढ़ता है तो मात्र 3 ग्राम शुगर हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, और उस 3 ग्राम, अरे एक शुगर क्यूब जो होता है ना, 3 ग्राम शुगर कितना होता है? आधा चम्मच चीनी। आधा चम्मच चीनी ने आपकी जिंदगी को परेशान कर रखा है। कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। 3 ग्राम जब देख रहे हैं तो अब शायद आपके कलेजे को ठंडक मिलती होगी कि अरे यार, मात्र 3 ग्राम के लिए पूरी दुनिया, पूरी इंडिया को बोलते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के केसेस हैं, है ना? इंडिया हमारा डायबिटिक कैपिटल है ना? पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा केसेस डायबिटीज़ के हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, घबराने की कोई भी बात नहीं है, बहुत ही रिलैक्स रहने की बात है। बात है जेन्युइन कंसेप्ट को समझने की। चलिए, आज हम समझेंगे जेन्युइन कंसेप्ट को। उससे पहले जो हमारा बहुत ही पेट प्रेजेंटेशन का एक सिस्टम होता है, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं, ये आपका रहा बॉडी, उसके बाद आपका ग्लैंड एंड ऑर्गन, उसके बाद आपके टिश्यू, और उसके बाद आपका सेल। सेल बेटर होगा तो टिश्यू बेटर होगा, टिश्यू बेटर होगा तो ग्लैंड बेटर होगा। आज हम बॉडी को नहीं, बिल्कुल एक ग्लैंड को फोकस कर रहे हैं। तो जो पैंक्रियाज ग्लैंड है उसको हमें हेल्दी बनाए रखना है। ठीक है, एक हेल्दी पैंक्रिया एक हेल्दी इंसुलिन को जनरेट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हेल्दी इंसुलिन जो हमारे शरीर में कारगर हो, वो इंसुलिन के अंदर क्या खासियत होनी चाहिए? तो उसके अंदर 3 खासियत होनी चाहिए। ठीक है, जस्ट अ मिनट।
ओके, उसके अंदर 3 खासियत होनी चाहिए। पहली चीज कि उसकी क्वांटिटी पर्याप्त होनी चाहिए, क्वांटिटी ऑप्टिमम होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके। और उसकी सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी बेटर होनी चाहिए। अगर ये तीन चीजें आपके इंसुलिन के अंदर इन 3 चीजों का ध्यान रखा जाए तो मैं आपको 100% प्रॉमिस के साथ कहता हूं कि आपके पैंक्रियाज का फंक्शन बहुत हेल्दी रहेगा। ठीक है भैया, ये सेशन हम लोग को 10-10 तक करना है। अगर 10-15 या 10-20 हो जाए तो कोई प्रॉब्लम है? 10-20 ठीक है, नो इशू। अच्छा 10:30 जिसको भी अगर जाना होगा, लेट हो रहा होगा तो वो जा सकता है, अच्छा, बट यू कैन ठीक है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, हरी करने के चक्कर में ना इनपुट्स अच्छे से नहीं हो पाते हैं। कंटिन्यू। ठीक यू है। डू योर बेस्ट, है ना, हम लोग Yes, सब लोग अच्छा लग रहा है। और हाँ, जिसको भी लेट होगा दे कैन लीव द yeah, they can सेशन, नो leave इशू। this session, yes। ठीक है। वी आर नॉट फोर्सिंग एनीबडी टू बी हेयर। आपको अगर इंटरेस्ट है डायबिटीज को डेप्थ में समझना, देखिए मैं बहुत ही टेक्निकली नहीं समझाऊंगा यहाँ पे। टेक्निकली मैं समझा सकता हूँ लेकिन आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज हम यहाँ मेडिकोज को नहीं, एक नॉर्मल सोसाइटी के पीपल को समझा रहे हैं, है ना। कुछ मेडिकोज यहाँ पे हो भी सकते हैं, आई एम सॉरी अगर उनको हमारे टर्म्स में कुछ भी टेक्निकलिटी नहीं दिखती है तो, क्योंकि हम बहुत ही कॉमन मैन के हिसाब से कॉमन लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए, क्वांटिटी किस बात पर निर्भर करती है? ठीक है, क्वांटिटी निर्भर करती है कि हमारी जो सेलुलर रिकवरी हो रही है पैंक्रियाज की। ठीक है, पहली चीज मैं आपको बताऊं, देखिए ये बताने से पहले एक चीज मैं बताऊं कि एक होता है एसेंशियल रिकवरी और दूसरा होता है नॉन एसेंशियल रिकवरी। आप सभी लोग जानते हैं कि रिकवरी करने के लिए हमारी बॉडी का जो मेन कंपोनेंट है, जो हमारे फूड में जाता है, वो है अवर डाइजेस्टेड प्रोटीन। डाइजेस्टेड प्रोटीन का मतलब जो प्रोटीन हमारी बॉडी में जाता है और जो प्रोटीन यूटिलाइज होता है, उसमें एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। उस फैक्टर को आपको बहुत ही क्लियर समझना है। तो ये जो डाइजेस्टेड प्रोटीन है, ये ज़्यादातर, अगर मैं आपको बताऊं कि ऑन एन एवरेज इंडिया का वजन जो है, पहले तो 60 किलो होता था, अभी हमारे इंडिया का जो एवरेज वेट है एक एडल्ट का, वो 70 kg है। 70 kg को 70 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। लेकिन आप अगर पूरा डेटा कैलकुलेट करें और 24 आवर्स में कितना प्रोटीन आप ले रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन 25 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन लेने में असमर्थ है। अब आप सोचिए कि जब आपकी बॉडी को 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है और बॉडी सिर्फ 25 ग्राम प्रोटीन दिया जा रहा है, ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपकी वाइफ ने घर का खर्चा चलाने के लिए अपने हस्बैंड से 70,000 रुपये मांगा कि हमें बच्चे की फीस देनी है, मेड का खर्चा है, सर्वेंट है, सब है। ठीक है, और आपने उसको सिर्फ 25,000 दिए, तो वो क्या करेंगी? वो सिर्फ जरूरी काम करेंगी, है ना। क्योंकि जो काम टाला जा सकता है, जिसको बिना किए भी काम चल सकता है, वो उस काम को नहीं करेंगे। उसी तरह हमारा बॉडी, जब आप कम क्वांटिटी में प्रोटीन देते हैं तो वो एसेंशियल रिकवरी करता है। माय डियर फ्रेंड, हमारा जो पैंक्रियाज है वो एसेंशियल रिकवरी पार्ट्स में नहीं आता। एसेंशियल रिकवरी में सबसे पहले हमारी बॉडी का फोकस होता है ब्लड के लेवल को मेंटेन करना। आपको यकीन नहीं होगा कि 12 ग्राम के आसपास प्रोटीन पर डे सिर्फ ब्लड को बनाने में लग जाता है। जिस दिन आप व्रत रहते हैं ना, उस दिन हमारा बॉडी इतना परेशान होता है, यू डोंट नो, कि वो सोचता है आज पूरे दिन इसने कुछ नहीं खाया। पूरे दिन आप कभी कभी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पे रह जाते हो। प्लीज़ अपने शरीर के साथ जुल्म मत कीजिए। प्रोटीन एक एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का, उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडल्ट्स मेल जो हैं, उनकी दाढ़ी और उनका बाल और उनके नाखून, लेडीज में बाल और नाखून बढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए मेल के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फीमेल से ज़्यादा होती है। तो मेल तो अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट में अगर 2% एक्स्ट्रा हो तो ले, 2% कम लेने का प्रयास ना करें। ठीक है, तो हमारा जो पैंक्रियाज है वो बेसिकली एक नॉन एसेंशियल पार्ट होता है। जब हमारी आंखें वीक होती हैं
तो हमारा जो बॉडी है वो हमारे ब्लड को प्रायोरिटी में रखता है, हार्ट को प्रायोरिटी में रखता है, किडनी को, लंग्स को, लीवर को, बिल्कुल, बिकॉज ये एसेंशियल पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के। इनकी अगर ये पार्ट खराब हो गए तो हमारी डेथ हो सकती है, इसलिए बॉडी को भी ये चीज़ पता है। इसलिए मेजर जो चंक है, मेजर जो क्वांटिटी है वो प्रोटीन का इनकी रिकवरी में हमारा बॉडी खर्च करता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत दुख की बात है कि हम इंडियंस अपनी एसेंशियल पार्ट्स की भी रिकवरी भर का प्रोटीन बॉडी को नहीं देते, इसलिए हमारे एसेंशियल पार्ट्स भी धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। और डायबिटीज़ तो एक नॉन एसेंशियल, पैंक्रियाज एक एसेंशियल पार्ट है, लेकिन वो हमारी इन एसेंशियल जो टॉप मोस्ट जो प्रायोरिटीज़ हैं उनके बाद ही आता है। थर्ड प्रायोरिटी में हमारा हेयर होता है, हमारा स्किन होता है। बर्बाद हो बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोलता है अगर आप हमें न्यूट्रिशन देंगे तो अच्छा तो ही हम कहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी ने अपनी ज़िंदगी में कितना अच्छा खाना खाया है तो उनके बालों के एनालिसिस कीजिए, क्योंकि अगर बाल को न्यूट्रिशन मिला है तो पूरे बॉडी को न्यूट्रिशन मिलने के बाद उसका नंबर आता है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह होता है, उसके बाद थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह होता है, उसके बाद जब रिकवरी की बात आती है वहाँ पे प्रायोरिटी आ जाता है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट, आपको ये चीज़ समझना जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्वांटिटी को बेहतर बनाने के लिए हमारी वाइटामिन्स एंड मिनरल्स इनकी जरूरत पड़ती है। अगर बॉडी में सफिशिएंट विटामिन एंड मिनरल्स होंगे तो आपको सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन मिलेगा, जिससे आपकी बॉडी का शुगर लेवल बॉडी मैनेज कर ले जाएगी। क्वालिटी की अगर हम बात करें तो क्वालिटी डिपेंड करता है कि हमारे पैंक्रियाज का कंस्ट्रक्शन कैसा है। पैंक्रियाज क्या पार्सली कंस्ट्रक्टेड है, उसकी कोशिकाएं अच्छी क्वालिटी के सेल से बन, अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन, अच्छी क्वालिटी की फैट से बनी है कि नहीं, इन पे डिपेंड करता है उनकी क्वालिटी। तो क्वालिटी, अब बात आती है रिकवरी की, तो क्वालिटी डिपेंड करता है प्रोटीन के ऊपर, है ना। और सेंसिटिविटी, कि जो इंसुलिन बना है वो इंसुलिन हमारा बॉडी उसको यूज कर पाएगा, दैट इज सेंसिटिविटी। जैसे मान लीजिए कि आ, हमने आपको एक मिठाई दिया खाने के लिए, लेकिन वो मिठाई हमने कोका कोला के बॉटल के अंदर रखा है, आप में से कितने लोग खा पाएंगे? क्या कोई खा पाएगा? कोई एक आदमी बोले। नहीं खा पाएगा। इट इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो सेंसिटिविटी जो है वो हमारी बॉडी में इंसुलिन बनी, लेकिन वो इंसुलिन प्रॉपरली यूटिलाइज हो उसके लिए बॉडी में ओमेगा 3 का होना बहुत जरूरी। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, एक बहुत ही प्यारा सा सेइंग है, एक बहुत ही प्यारा सा सेइंग है, जस्ट अ मिनट, जिसमें हम बात करते हैं ओ पी डी वर्सेस ओ पी डी। कहने का मतलब क्या है? ओमेगा प्रोटीन डेली आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। ये जो अस्पताल का आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है, अगर आप इसे बचना चाहते हैं तो ये जो ओपीडी है ये आपकी मदद करता है। ठीक है, ओपीडी फाइट्स ओपीडी, ओपीडी ओपीडी का कार्ड है। अगर आपको अस्पताल की ओपीडी पसंद नहीं है तो आपको न्यूट्रलाइट की ओपीडी को समझना पड़ेगा, क्योंकि जान है तो जहान है ना। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है। चलिए अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं कि कि हमारा जो अ, थोड़ा सा और एक आध मिनट में कवर करूंगा इस पे कि शुगर का यूटिलाइजेशन कहाँ है। शुगर बहुत ज़रूरी होती है। अगर आ, अगर हमारी बॉडी में शुगर लेवल डिप कर जाए तो सडन डेथ हो सकती है। सडन मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि लोग शुगर लेने के लिए इंसुलिन लेते हैं, ठीक है। और इंसुलिन की मात्रा डॉक्टर फिक्स कर देता है, यूनिट्स की बात की जाती है। बहुत सारे लोगों को आइडिया होगा या नहीं होगा, मैं आपको बात करूं, 1 ml जो है वो सिरिंज के लैंग्वेज में 40 यूनिट्स कहलाता है ना।
लोग बोलते हैं मैं 5 यूनिट लेता हूँ, 3 यूनिट लेता हूँ, 4 यूनिट लेता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग इंसुलिन अलग से लेते हैं बिकॉज उनकी बॉडी इंसुलिन फॉर्म नहीं करती। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आपने बॉडी में शुगर फॉर्म नहीं हुआ है और आप इंसुलिन लिए हैं, तो बॉडी का शुगर लेवल 50-40 तक आ सकता है और सडन डेथ हो सकती है। डायबिटीज़ के केसेस में इंसुलिन लेने वाले ज़्यादातर डेथ इसी कारण होते हैं बिकॉज उनको इंसुलिन लेने का मतलब नहीं पता होता और वो कहीं ना कहीं इंसुलिन को लेने में गड़बड़ी कर जाते हैं। ठीक है, और ज़्यादा इंसुलिन लेने से डेथ नहीं होती, सॉरी, ज़्यादा इंसुलिन लेने से डेथ हो जाती है क्योंकि बॉडी में शुगर का लेवल बहुत कम रहता है। ठीक है। अच्छा, राहुल जी, दूसरी, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे ये जानना था कि मेरे हाँ फादर का एक्चुअली में 20 to 30 आपका इंटरप्ट हो जाता है, शुगर डाउन जो आप अभी बता रहे थे, तो हाँ जी, उसका कोई इंस्टेंट सोल्यूशन है क्या राहुल जी? अभिषेक जी, हाँ वो, क्वेश्चन आंसर लास्ट में लें क्या राहुल जी? हाँ क्वेश्चन आंसर लास्ट में करेंगे ना तो अच्छा रहेगा बिकॉज मैं अगर ओके मेरा फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा तो मैं बहुत सारे कंटेंट भूल जाऊंगा क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन ओके बना के नहीं आता हूँ, मैं मेमोरी ठीक से बात करता हूँ अपने। ठीक है, ओके ओके तो माइंड से स्लिप कर जाएंगी ना तो इट विल बी मतलब मैं अपना कंप्लीट इनपुट नहीं दे पाऊंगा आपको। ठीक ठीक है, है, तो सारे लोग अपना क्वेश्चंस लिख के रखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, ठीक है? यस यस यस, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यस। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि जिन लोगों का शुगर लेवल नॉर्मली हाई रहता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए मेटफॉर्मिन, एक नॉर्मल सॉल्ट होता है जो एक एलोपैथी सॉल्ट है, उसका इस्तेमाल करते हैं लोग। मैं आपको बताऊं कि मेटफॉर्मिन इस्तेमाल करने से होता क्या है। ठीक है, बॉडी में शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन का बनना जरूरी है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि अगर आपका बच्चा है, एक छोटी सी एनालॉजी के थ्रू समझाना चाहूंगा ताकि आप बहुत अच्छे से समझ जाएं, और उसके जो मार्क्स है ना वो बहुत खराब आते हैं, पुअर मार्क्स आते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि आप उसके टीचर के साथ सेटिंग कर लो और उसके नंबर बढ़वा दो, और ऑप्शन नंबर 2 है कि उसकी कमियों को समझो और उसके हिसाब से उसको एक ट्यूटर प्रोवाइड करो। आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही है? कोई तो रिप्लाई कर दीजिए। सेकंड नंबर। सॉरी, सेकंड नंबर। सेकेंड नंबर, कि आप उसकी रिक्वायरमेंट को समझें। ये जो आप मेटफॉर्मिन प्रोवाइड करते हैं ना वो आप सेटिंग करते हैं, ये जो मेटफॉर्मिन प्रोवाइड करते हैं ना ये सेटिंग है। जो आप इंसुलिन, अरे आप ये देखो इंसुलिन कम बन रहा है, ठीक है, या इंसुलिन की क्वालिटी खराब है या इंसुलिन की सेंसिटिविटी खराब है, तो उसको बेटर करने के लिए ये जो ट्यूटर वाला अरेंजमेंट है ये बेसिकली ओपीडी अरेंजमेंट है। तो आप अगर ये बात समझते हैं कि ट्यूटर ऑप्शन ज्यादा बेटर है तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ओपीडी ऑप्शन इज मोर बेटर, क्योंकि आप कहीं ना कहीं रिकवरी पे फोकस कर रहे हैं, आप एक शॉर्टकट जुगाड़ नहीं लगा रहे, है ना। ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए, और हम लोग ये बात समझने का प्रयास करेंगे कि कि डायबिटीज को हम दो तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो तरीका ये है ना, पहला जो तरीका है वो है इंस्टेंट मैनेजमेंट, और दूसरा जो तरीका है, ठीक है, वो है लॉन्ग टर्म रिवर्सल। चलिए चलिए हम लोग बात करते हैं इंस्टेंट मैकेनिज्म के बारे में। तो जो इंस्टेंट मैकेनिज्म को अगर मैं एक्सप्लेन करूं यहाँ पे, इंस्टेंट मैकेनिज्म को मैं एक्सप्लेन करूं तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहती है कि आपको जल्दी से शुगर लेवल पे कंट्रोल चाहिए, है ना। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो बहुत समझना है। पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि अपनी डाइट में आपको बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स शुगर को बर्न करता है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं जिसमें आप एक शुगर क्यूब को लेंगे, उस शुगर क्यूब को सिंपल लाइटर से जलाएंगे। क्या भैया वो डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग शेयर कर सकते हैं क्या यहाँ पे? अभी तो नहीं, लेकिन भेज दिया जाएगा बाद में सबको। बिल्कुल, ठीक है।
बी कॉम्प्लेक्स रिच डाइट हमें रखना है, दूसरा फाइबर रिच डाइट रखना है, ठीक है। और फाइबर में स्पेशली सॉल्युबल फाइबर रिच डाइट रखना है, ठीक है, सॉल्युबल फाइबर। अब ये मैं बात ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर ये दोनों काम आप इंस्टेंटली कर लेंगे तो बी कॉम्प्लेक्स सीधा शुगर को डाइजेस्ट करता है, सीधा सीधा शुगर को डाइजेस्ट करता है। दिस इज द फास्टेस्ट मोड टू कंट्रोल शुगर लेवल इन अ नेचुरल वे। नेचुरल तरीके से सबसे तेज, सबसे कारगर ये डाइटरी सिस्टम है। उसके बाद हम एक ऑप्टिमाइजर का सहारा लेते हैं, जिसको हम मधुनाशनी बोलते हैं। मधुनाशनी, मधु का नाश करने वाला, सुंती एंड त्वक। मधुनाशनी क्या है, बेसिकली इसको हम गुड़ मार बोलते हैं, है ना। ये हमारे भारत में बहुत पाया जाता है। इसको जिम्नेमा सेल्वेस्ट्रा बोलते हैं, जिम्नेमा सेल्वेस्ट्रा, ठीक है, जिम्नेमा सिल्वेस्टर बोलते हैं। सुंती जो है वो बेसिकली आपने गांव में सुना होगा, सोंठ बोलते हैं, सोंठ। सोंठ मतलब ड्राई जिंजर। आपने गांव में देखा होगा कि लोग गुड़ के अंदर सोंठ डाल के बनाते हैं, ताकि गुड़ से जो शुगर बॉडी में जाता है, सोंठ उसको तुरंत मेटाबोलाइज कर, है ना। ये हमारे जो पूर्वज हैं ना, वो बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन बेवकूफ़ी हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब ये दिस इज द स्टूपिडिटी कि हम लोग अपने पूर्वजों के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास नहीं करते। मैं कहीं ना कहीं जैसे जैसे मेरी जानकारी का लेवल बढ़ रहा है, मैं बहुत थोड़ा जानता हूँ इस फील्ड के बारे में, लेकिन मैं धीरे धीरे कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि क्यों हमारे घर के अंदर रोज सब्जियों में अदरक डाला जाता है, जबकि बिना अदरक के भी काम चल सकता है। लेकिन बाद में पता चला कि अदरक एक नेचुरल मेटाबोलाइजर है, शुगर की वॉट लगा देता है वो, है ना। एंड त्वक, त्वक जो है वो बेसिकली सिनेमन है, दालचीनी। मुझे समझ में नहीं आता था त्वक का जो छिलका होता है, कि मेरी मम्मी क्यों हर रोज सब्जियों में छिलका डालती थी, मतलब क्यों पुलाव बनाते टाइम उसमें दालचीनी का छिलका डालती थी। अब मुझे ये बात समझ में आता था कि पुलाव के अंदर इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है, उससे ऑल ऑफ सडन हमारा शुगर लेवल हाई होगा, तो उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने में हेल्प करता है ना। तो ये पूरा जो मैकेनिज्म है, ये न्यूट्रलाइट के एक प्रोग्राम में आता है, जिसको हम एमएसटी बोलते हैं, मधुनाशनी सुंती त्वक। ये एक ऑप्टिमाइजर है। ऑप्टिमाइजर है मतलब ये टेम्परली आपके पैंक्रियाज को सपोर्ट करता है और आपके शुगर लेवल को, पैंक्रियाज को सपोर्ट आपका मधुनाशनी करता है, ठीक है। और सुनती हैं त्वक आपकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज को और बेहतर कर देती हैं, ताकि आपका शुगर का कंजम्पशन रेट बहुत अच्छा हो। लेकिन जहाँ पे हमने बात करी फाइबर एंड बी कॉम्प्लेक्स में पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। फाइबर को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, बिकॉज डायबिटीज़ के कंडीशन में फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं और फाइबर नहीं लेना चाहते, माय डियर फ्रेंड्स, आप कुछ भी कर लो, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है ना। चलिए हम लोग थोड़ा सा फाइबर को समझते हैं। फाइबर एक हमारा डाइट का पार्ट है, जो न्यूट्रिशन नहीं है, ये नॉन न्यूट्रिशन है। फाइबर वही चीज है, झाड़ू, सफाई करने वाला, जो हमारे इंटेस्टाइन की सफाई करता है ना, इंटेस्टाइन की सफाई करता है। तो फाइबर दो तरीके का होता है। सॉल्युबल फाइबर, मैं आप लोगों से पूछूंगा कि देखिए सफाई करने के दो तरीके हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एनालॉजी लेता हूं कि आपके पास क्लॉथ है, ठीक है। क्लॉथ को दो तरीके से आप साफ कर सकते हैं। एक, आप उसको सोक कर दें, है ना, आपने मशीन में होता है ना सोकिंग टाइम, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा सोक करें और माइल्ड क्लीनिंग करें, ये एक पहला ऑप्शन है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है, आप सोक ना करें, उसके ऊपर सोप लगाएं या कुछ भी क्लीनर लगाएं और उसके ऊपर ब्रशिंग करना शुरू कर दें। आपके हिसाब से बेटर ऑप्शन कौन सा है, पहला या दूसरा? एनीबडी? फर्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन, कि सोकिंग करें और माइल्ड क्लीनिंग करें, उससे कपड़े की लाइफ भी बरकरार रहेगी और आप ज़्यादा बेटर क्लीनिंग भी कर पाएंगे। जस्ट हमारे इंटेस्टाइन में भी सेम चीज़ें होती। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमारे इंटेस्टाइन की परत है, जिस पे हमारा जो डाइजेस्टेड वेस्ट है
ठीक है, वो ये वेस्ट है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, आपको थोड़ा बेटर लगेगा। ये वेस्ट इसके ऊपर रखा हुआ है ना? आप ये चीज समझिए। अब ये वेस्ट यहाँ चिपका हुआ है, सॉरी सॉरी, ये डाइजेस्टेड वेस्ट है, ठीक है। ये हमारे इंटेस्टाइन पे चिपका हुआ है और मुझे इसको इधर से पुश करना है। तो पुश करना है तभी ये बॉडी से बाहर निकलेगा, है ना? इधर से हमें पुश करना है, ठीक है। पुश करने के लिए हमारे पास एक चीज तो ये है कि ये जो इंटेस्टाइन की परत है यहाँ पे कुछ लुब्रिकेशन आ जाए। क्या आ जाए? लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन मतलब एक चिकनाहट तरल पदार्थ मिल जाए जिससे ये आसानी से सरके। तो वो लुब्रिकेशन कौन प्रोवाइड करता है? आमलकी, विभितकी, हरितकी, APH, जिसको हम ट्रेडिशनली त्रिफला के नाम से जानते हैं, ठीक है। वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम हुआ है और उस लुब्रिकेशन को हम लैक्सेटिव बोलते हैं। बहुत सारे सिंथेटिक लैक्सेटिव भी आते हैं मार्केट में, प्लीज़ आप उसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो सिंथेटिकली फूड को बिना अब्जॉर्ब कराए आपके इंटेस्टाइन के का जो विलाई वाला पोर्शन होता है, जहाँ पे आपके न्यूट्रिशनल अब्जॉर्प्शंस होते हैं, उस जगह के पोर्स को लॉक कर देता है और बिल्कुल न्यूट्रिशनल अब्जॉर्प्शंस नहीं होती हैं। आप जो खाना खाते हैं सीधा बॉडी से बाहर निकल जाता है बिना यूटिलाइज हुए। तो प्लीज़ कभी भी सिंथेटिक लैक्सेटिव का इस्तेमाल ना करें, हमेशा नेचुरल लैक्सेटिव की व्यवस्था करें। मोर और लेस हमारी बॉडी में, हर बॉडी में लैक्सेटिव बनता है। अगर लैक्सेटिव की संख्या कम है, आपको लगता है कि लैक्सेटिव कम बन रहा है, आपके स्टूल का मूवमेंट प्रॉपर नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं AVH का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वो लैक्सेटिव फॉर्मिंग है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इसको अगर हम रगड़ के क्लीन करें, ये जो इसको हम रगड़ के क्लीन करें, तो रगड़ के क्लीन करने का मतलब होता है इनसॉल्युबल फाइबर, जो पानी में ना घुलने वाला फाइबर है, जैसे हमारा चोकर है, आटा का चोकर है ना? ऐसे बहुत सारे इनसॉल्युबल फाइबर्स हैं। आपका चने का जो छिलका है वो रगड़ के साफ करता है। रगड़ के साफ करने का मतलब है कि अगर आपके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होगा तो वो इन्फेक्शन बढ़ सकता है। इसलिए प्लीज़ आप सॉल्युबल फाइबर के सोर्सेज को चुनें और सॉल्युबल फाइबर का ही सेवन करें। सॉल्युबल फाइबर करता क्या है? सॉल्युबल फाइबर का नेचर क्या होता है, यहाँ थोड़ा आप क्लियर समझिएगा। सॉल्युबल फाइबर का नेचर क्या होता है कि वो आपके स्टूल में वाटर को अब्जॉर्ब करा के उसको बल्की बना देता है। आप समझ रहे हैं? बल्की बना देता है। बल्की बनाने के कारण थोड़ा सा भी अगर लैक्सेटिव मिलेगा तो वो इजीली मूव करेगा कि नहीं करेगा? 100% मूव करेगा वो, है ना? तो ये चीज़ आपको समझना है। तो यहाँ पे फाइबर का जो रोल है वो क्या है डायबिटीज़ में, वो समझाने का प्रयास करूँगा। इंटेस्टाइन को क्लीन इसलिए रखना है क्योंकि न्यूट्रिशनल अब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होगा। अगर आपके इंटेस्टाइन क्लीन नहीं है तो आप चाहे जितना भी अच्छा खाना खा लें, वो कहीं भी आपको सपोर्ट नहीं करने वाला। और अगर आपका इंटेस्टाइन क्लीन रहता है और आपका फूड क्वालिटी थोड़ी बहुत ख़राब भी है, न्यूट्रिशन थोड़ा कम भी है, तो भी यूटिलाइजेशन शरीर का बेहतर रहता है। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊं कि ये आपका फूड है और इसके अंदर आपने सॉल्युबल फाइबर मिक्स किया, तो सॉल्युबल फाइबर फूड के अंदर जो वाटर है वो वाटर में बिल्कुल वैसे मिक्स हो जाता है जैसे कि सॉल्ट। लेकिन चूंकि फाइबर का काम तो सफाई करना है और फूड का काम न्यूट्रिशन देना है, तो बॉडी को सैग्रीगेट करना पड़ता है, ठीक है। सेग्रीगेशन करना पड़ता है। सेग्रीगेशन मतलब उसको छांटना पड़ता है। उस छांटने के प्रोसेस में फूड की डाइजेस्टिव प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। मैं बिल्कुल ये एक ऐसी एनालॉजी आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा जहाँ पे आप बहुत क्लोजली ये बात समझ पाएंगे कि अगर मैं आपको मूंगफली छिलके के अंदर दूं तो आप आसानी से खा पाएंगे, या मूंगफली छील छील के दूं तो आप आसानी से खा पाएंगे। बट ऑब्वियस है, अगर मैं आपको मूंगफली छील के दूं, क्योंकि आपको वहाँ पे सेग्रीगेट नहीं करना पड़ रहा है, हाथ में लिया तुरंत खा गए। उसी तरह हमारी बॉडी में भी अगर फाइबर नहीं होगा तो बॉडी का को सैग्रीगेट नहीं करना पड़ेगा। सैग्रीगेट नहीं करना पड़ेगा तो वो फटाफट आपके फूड को डाइजेस्ट करेगा। अगर आपका डाइजेशन रेट बहुत फास्ट रहेगा तो आपका शुगर फॉर्मेशन भी बहुत फास्ट रहेगा। मान लीजिए एक एग्जांपल है
कि मान लीजिए कि आपका शुगर फॉर्मेशन 3x है और आपका कंजम्पशन 1x है, तो इस कंडीशन में ये 2x बच जाएगा। ये जो 2x है ये आपको डायबिटीज डिक्लेयर कर देगा। तो जब आप अपनी फूड के अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर, बहुत सफिशिएंट क्वांटिटी में फाइबर का सेवन करते हैं, तो सेग्रीगेशन के कारण आपका डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है और डाइजेस्ट होकर शुगर पहुंचता है x, मान लीजिए 1 मिनट में, और कंज्यूम भी होता है x, इसलिए शुगर लेवल आपका मेंटेन रहता है। आप समझ गए होंगे इस बात को। इसलिए सॉल्युबल फाइबर का सेवन करना बहुत जरूरी है। इनसॉल्युबल फाइबर्स थोड़ा आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज जिस एज में लोगों को डायबिटीज़ होता है, ज़्यादातर वैसे लोग हैं जिनका डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत अच्छा नहीं होता, ठीक है, और ऐसे कंडीशन में उनके इंटेस्टाइन के अंदर छोटा मोटा इन्फेक्शन हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि इनसॉल्युबल, हमने फाइबर वर्ड बोला और आपने फाइबर देना शुरू कर दिया, और इनसॉल्युबल फाइबर के कारण उनके इंटेस्टाइन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, एसिडिटी हुई, अल्सर हुआ और दूसरे कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गए। इसलिए प्लीज़ बहुत ही क्लियर इंफॉर्मेशन आपको रखने की जरूरत है। ये क्लियर इंफॉर्मेशन आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करेगा और सही तरीके से डायबिटीज को मैनेज करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये रही बात शॉर्ट टर्म की, ठीक है, कि शॉर्ट टर्म में आप फाइबर इनटेक बढ़ाएं एंड और मधुनासिनी, बी कॉम्प्लेक्स और मल्टीवाइटमिन का थोड़ा बहुत डोज लें। और मैं आपको बताऊं शॉर्ट टर्म में सिर्फ फाइबर एंड मधुनासिनी सफिशिएंट होते हैं चीज़ों को मैनेज करने के लिए। लेकिन ये सेशन को थोड़ा सा 7-8 मिनट और मुझे लगेगा, एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बताऊंगा, और मैं बताऊंगा कि 100% पैंक्रियाज जब नया जैसा हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पैंक्रियाज का जो रिकवरी टाइम, आपको पता है हमारी बॉडी का हर एक पोर्शन रेनोवेट होता है, लेकिन रेनोवेशन कभी ओरिजिनल की तरह नहीं होता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बलून को आप फुलाने के बाद उसका हवा निकाल देते हैं तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आता। ये बात बिल्कुल ट्रू है, लेकिन वो कुछ हद तक अपने शेप को लेता है, ठीक है। तो उसी तरह हमारी जो पैंक्रियाज है, उस पैंक्रियाज का जो रिकवरी साइकिल है वो 30 मंथ होता है। यानी आज से 30 महीने पहले जो कोशिकाएं पैंक्रियाज में बनी थी वो आज आपके बॉडी के अंदर नहीं है, ठीक है। तो मोटा मोटा आप ये समझ के चलिए कि 30 महीने तक अगर हम प्रॉपर सेलुलर, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म, प्लीज माइंड में रखिएगा, लॉन्ग टर्म की बात करें, ठीक है। प्रॉपर सेलुलर केयर करें, प्रॉपर सेलुलर रिकवरी करें, प्रॉपर बॉडी की जो न्यूट्रिशनल डिमांड है और जो सप्लाई है, जो डिमांड है और जो सप्लाई है उसको मैच करने का प्रयास करें। तो मैं आपको 100% बताता हूँ, मैच करने का मतलब 2-3% एक्स्ट्रा ही हमें रखना पड़ता है सप्लाई को, क्योंकि हमें कुछ बैकलॉग्स भी क्लियर करने हैं, पुरानी कुछ समस्याएं हैं, कुछ डिटोरिएशंस हैं, उसको भी रिकवर करना है। क्योंकि जो डे टू डे रिक्वायरमेंट है अगर उसी को मैच करते रहेंगे तो पुरानी समस्याओं को कैसे हम रिकवर करेंगे। बट स्टिल मैं आपको बताऊं कि 30 महीने में अगर 12 महीने, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हम आपको पैंक्रियाज है, ये आपका पैंक्रियाज है सपोज, और इसको मैं 6-6 महीने के 5 स्लॉट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। एक एक स्लॉट आपका ये 6 मंथ का है, ठीक है, 6 मंथ, एक एक स्लॉट आपका 6 मंथ का है। अब क्या हुआ कि 12 महीने तक आपने बढ़िया से प्रोग्राम लिया तो लगभग लगभग 40% पैंक्रियाज आपका बिल्कुल यंग हो चुका है। अगर इसी प्रोग्राम को अगर हमने 18 महीने तक कंटिन्यू किया, 60% पैंक्रियाज यंग हो जाएंगे। इसी को हम 24 महीने तक करेंगे, 80% पैंक्रियाज यंग हो जाएंगे। और इसी प्रोग्राम को हम 20-30 मंथ तक फॉलो करेंगे तो 100% पैंक्रियाज हमारे यंग हो जाएंगे। और 100% यंग हो जाएंगे तो बिल्कुल जवानी की तरह तो नहीं, लेकिन उसका 95% रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। और मैं आपको बताऊं 95% रिस्पॉन्स आपकी ज़िंदगी के में जो 100 साल का आंकड़ा है, जो होता है ना कि सेंचुरी करके इस दुनिया को जाना है, जाना तो सभी को है लेकिन स्वस्थ तरीके से जाना है ना। तो आप एक हेल्दी लाइफ को जिएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या कभी आपको डायबिटीज़ हुआ भी था, ठीक है। उसके बाद एक एनुअल मेंटेनेंस प्रोग्राम होता है या रूटीन मेंटेनेंस प्रोग्राम होता है, उसको फॉलो करने से आप 100% चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं।
चलिए हम लोग 100% रिकवरी प्रोग्राम की बात करते हैं और उसमें हम क्या क्या चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो मैं डाइटरी करेक्शंस की बात करूंगा। उसके लिए मैं आपको एक पेज पे लेके चलता हूं और वहां पे मेरा एक हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा। जस्ट अ मिनट, दिस इज, आप अपने स्क्रीन पे देख पाते हो, ये डाइटरी करेक्शंस है। ये करेक्शंस करने से आपका जो बॉडी है वो सफिशिएंटली हेल्दी होने लगता है ना। ठीक है, ये डाइटरी करेक्शंस है, आप इसको देख सकते हैं। मैं थोड़ा नीचे तक दिखा देता हूँ। ये पूरी तरह से आपके सेलुलर हेल्थ को सपोर्ट करने वाला डाइटरी कनेक्शंस है। ठीक, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं पर्सन टू पर्सन। ये बिल्कुल जेनरिक डेटा हमने प्रिपेयर किया हुआ है, ये डेटा हर किसी के लिए कॉमन नहीं है। जब हम कस्टमाइज प्रोग्राम किसी के लिए डिज़ाइन करते हैं, उस प्रोग्राम के दौरान हम थोड़ा सा और कस्टमाइज कर सकते हैं उनके चॉइसेस, उनके हैबिट्स के अनुसार, उनके लाइफस्टाइल के अनुसार। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं एनुअल मेंटेनेंस प्रोग्राम की, जिसमें जब उस शख्स का डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाता है तो हम फिर एनुअल मेंटेनेंस प्रोग्राम पे शिफ्ट करते हैं उनको, और बॉडी के एक एक पोर्शन के लिए एक एक मंथ को हम डिज़ाइन करते हैं और उसके हिसाब से फिर बॉडी को सर्व करते हैं। तो दिस इज़ एनुअल मेंटेनेंस प्रोग्राम। आप देख सकते हैं, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको अगर आपका इसका डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप बोलेंगे तो मैं ग्रुप में भी शेयर करूँगा। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और जस्ट अ मिनट प्लीज। तो आपके लिए समझना क्या क्या जरूरी है। 1 ग्राम पर केजी, 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से आपको प्रोटीन मैनेज करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अपनी डाइट में 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, हमारा 8 ग्राम ऑल प्लांट प्रोटीन ले लिए, टोटल 33 हुआ, बॉडी की डिमांड 70 थी, प्रॉब्लम रिकवर नहीं हुआ। आप बोले यार हमने आपका प्रोटीन खाया, देखो मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। अरे यार सेंसिबिलिटी से खानी है, आप क्वांटिटी, डिमांड एंड सप्लाई को समझिए। हमने थोड़ी बोला था आपको कि 8 ग्राम प्रोटीन खाने से आपका बॉडी पूरा रिकवर हो जाएगा। ट्राई टू मैच द डिमांड। ठीक है, बहुत सारे लोग ये गलतियाँ करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, ओमेगा 3 की बात कर रहा हूँ मैं। ओमेगा 3 लगभग 1600 mg हमारी बॉडी की डिमांड होती है। ठीक है, हम एक कैप्सूल के अंदर 300 mg प्रोवाइड करते हैं। 3 कैप्सूल भी लेंगे तो आप 900 mg करेंगे, बचा हुआ 700 mg कहाँ से लेके आएंगे? अपने डाइटरी करेक्शन से। अगर आप 1600 mg आपको सप्लाई करनी है, अगर आपको अपना कंप्लीट सेलुलर रिकवरी करना है तो। ठीक है, मल्टीविटामिन की बात करूँ, मल्टीविटामिन को लेके काफ़ी सारा दांवपेच चल रहा है भारतीय मार्केट में। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, ये बात बताते हुए मुझे बहुत दुख होता है कि हमारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, है ना, वो न्यूट्रिशंस को सपोर्ट करने के लिए प्रोग्राम बनाता ही नहीं है। आपको बहुत ही एस्टोनिशिंग लगेगा। आपको मैं बताऊं कि एक हमारे पास डेटा है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि हम लोग, जस्ट आपको क्या लगता है कि जब हम लोग सप्लीमेंट बनाते हैं तो उस सप्लीमेंट की जो क्वांटिटी हमें डालनी है वो हमारे कंट्रोल में होता है? नहीं, हमें फूड सेफ्टी की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। और जो हमारे पास फूड सेफ्टी के गाइडलाइंस आते हैं उसी के हिसाब से हमें लाइसेंस अलॉट होता है। उसी लाइसेंस के हिसाब से डिसीजन हमारा नहीं होता, डिसीजन उनका होता है। जो हमें परमिशन मिलती है वही हम बनाते हैं। पहले हम विटामिन सी बनाते थे, विटामिन सी बनाते थे 40 mg का, क्योंकि हमारे पास 40 mg का परमिशन था। अभी कोविड टाइम्स में गवर्नमेंट ने हमें 400 mg का परमिशन दिया है, हम 400 mg का वो बनाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग न्यूट्रिलाइट डेली के बारे में एक इम्पॉर्टेंट डेटा आपसे शेयर करूंगा। आज से कुछ साल पहले जब फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हमारी बात को मानता था, तब हम मल्टीविटामिन कुछ इतनी क्वांटिटीज के हिसाब से बनाया करते थे। ठीक है, इसमें ये जो मल्टीविटामिन था, ये 2014 का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद फूड सेफ्टी के झगड़े हुए, लफड़े हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जो हमें दूसरा लाइसेंस मिला, वहाँ पे उन्होंने कहा कि इतना सारा न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप सरप्लस न्यूट्रिशन दे रहे हैं।
और उन्होंने, आप इस डेटा को देखेंगे और आप नए, आपका जो मल्टीविटामिन का डेटा है, मैं आपको बताऊं, पुराना वाला जो मल्टीविटामिन था वो जस्ट डबल क्वांटिटी होल्ड करता था। ठीक है, तो मैं आपको बोलूं कि क्वांटिटी को, टैबलेट को गिन के मत खाओ, मिलीग्राम को कैलकुलेट करके खाओ, थोड़ा सा देखो रिक्वायरमेंट को, देन आप ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे कि कैसे आप अपनी न्यूट्रिशन लीड को पूरी कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग 2014 के पहले मल्टीविटामिन एक खाते थे, उनको बाय डिफॉल्ट दो खाने की जरूरत है, क्योंकि डेटा आपके सामने है। ये पुराना डेटा है, नया डेटा आपके न्यूट्रालाइट डेली के बॉटल पे लिखा हुआ है, आप उसको कंपेयर करके देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हमें लाइसेंस ही नहीं मिलता। आप हमें लाइसेंस दो, हम तो इंडिया अप्लाई किए हुए हैं, हमें डबल एक्स बनाना है, हमें ट्रिपल एक्स बनाना है। यूएस के अंदर मैं आपको बताऊं, कनाडा मार्केट ने हमें 585 मिलीग्राम का विटामिन सी दिया हुआ है लाइसेंस। चाइना मार्केट ने हमें 500 मिलीग्राम का विटामिन सी, ठीक है, जहां पे पोल्यूशन नहीं है वहां पे 500 मिलीग्राम दे रखा है, और जहां पे पोल्यूशन है वहां पे भी 400। लेकिन ठीक है, 400 भी कम नहीं होते, पहले तो 40 था, उसके कंपैरिजन में बहुत ही बेहतर है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और फटाफट आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से मल्टीविटामिन के लेवल को मेंटेन करना है। आप 6 टैबलेट्स अ डे मल्टीविटामिन ले सकते हैं। अगर 2014 के मल्टीविटामिन की बात करें तो वो 3 टैबलेट्स अ डे के बराबर। ठीक है, क्योंकि हमें परमिशन नहीं मिल रही है, हमें और स्ट्रॉन्ग मल्टीविटामिन बनाने की ज़रूरत है। और भी स्ट्रॉन्ग चीज़ें आती हैं दूसरी कंट्रीज़ में, बट हमें परमिशन नहीं मिलता। अगर परमिशन मिलेगा तो हम और ज़्यादा पावरफुल सप्लीमेंट बनाएंगे और बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि न्यूट्रासिटिकल एंड फार्मास्यूटिकल के बीच में झगड़ा मतलब न्यूट्रासिटिकल्स यानी न्यूट्रिशन वाला जो मार्केट है, अगर वो ऊपर जाता है तो फार्मास्यूटिकल का मार्केट नीचे जाता है। न्यूट्रासिटिकल के मार्केट में आप 20 रुपए खर्च करते हैं तो वो सीधा आपके पेट के अंदर जाता है, लेकिन फार्मास्यूटिकल में आप 20 रुपए में कुछ होता ही नहीं है। एम्बुलेंस से मामला शुरू होता है और एम्बुलेंस से मामला खत्म हो जाता है। ठीक है, और उसके बीच में हॉस्पिटलाइजेशन, स्कैनिंग, रेडियो स्कैनिंग, पैथोलॉजी, डॉक्टर कंसल्टेंसी, हॉस्पिटैलिटी, बहुत सारा खर्चा है। छोटी से छोटी चीज़ में कई कई लाख रुपए लोगों के खर्च हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे हॉस्पिटल्स की तरफ ज़्यादा बायस्ड है, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं वहाँ से एडवांटेज ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको फोकस करना है कि हॉस्पिटल जाने की नौबत ही ना आए। आप हॉस्पिटल जाइए एक एनुअल चेकअप कराने की, बॉडी में कुछ डिस्टर्ब तो नहीं है, लेकिन उसकी रिकवरी का प्रोग्राम अपने डाइटरी मैनेजमेंट, अपने डाइटिशियन और अपने एक्सपर्ट के सहारा को लेके करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो इतना मैं कहना चाहूँगा कि आपको फाइबर इनटेक मैनेज करना है। कितना? इट इज़ रिकमेंडेड कि 50 ग्राम फाइबर आपकी बॉडी में पर डे चला जाए, और मोस्ट ऑफ द फाइबर उसमें से सॉल्युबल होना चाहिए। बी कॉम्प्लेक्स आपको पर्याप्त मात्रा में लेना है। ठीक है, और टेम्परेरी कंट्रोल के लिए ओमेगा प्रोटीन डेली हमने आपको बता दिया, और टेम्परेरी कंट्रोल के लिए आप मधुनाशनी पैरेलल रख सकते हैं। जैसे 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 आपका शुगर लेवल कम होता चला जाए, वैसे वैसे आप अपनी एलोपैथी मेडिसिन को स्किप करना शुरू करें और रेगुलर फास्टिंग लेवल को वॉच करते रहें। ठीक है, और स्किप करने के बाद भी शुगर लेवल अगर सूट नहीं कर रहा है तो आप एक दिन और स्किप करके देखें। अगर सूट कर रहा है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका बॉडी 2 दिन टॉलरेट कर सकता है, तीसरे दिन नहीं कर रहा है तो तीसरे दिन मेटफॉर्मिन खा लें, फिर 2 दिन रेस्ट करें और अपनी सिस्टम को रिकवर करते जाएं। और धीरे धीरे आप खुद पाएंगे कि आपका शुगर लेवल मेंटेन होने लगा है। अब आपको मेटफॉर्मिन की आवश्यकता नहीं है। मेटफॉर्मिन को धीरे धीरे कम करते जाएं और अपने इस रिकवरी, लॉन्ग टर्म रिकवरी सप्लीमेंटेशन को लगातार चालू रखें। और जैसे आपका मेटफॉर्मिन बंद हो गया, शुगर लेवल मेंटेन होने लगा, अपना डाइटरी हैबिट भी थोड़ा सा बेटर करते जाएं। डाइट से प्रोटीन के इंटेक, मल्टीविटामिन के इंटेक को और बढ़ाना शुरू करें, और धीरे धीरे सप्लीमेंट के डोजेस को भी एक मिनिमम डोज पे लेके आएँ। ठीक है, और जब आप मिनिमम डोज पे लाएंगे, ये अफोर्डेबल भी रहेगा और मैनेजेबल भी रहेगा। ठीक है, लेकिन जब तक 30 महीने नहीं हो जाते हैं, क्वांटिटी को बिल्कुल कम ना करें। जब वो बिल्कुल रिपेयर हो जाए, बहुत सारे लोगों का जल्दी भी रिपेयर हो जाता है, लेकिन 30 महीनों में आराम से रिपेयर हो जाता है। ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। अब बात आती है कोविड के बारे में कि डायबिटीज़ का कोविड के साथ क्या कनेक्शन है। एक्चुअली क्या है कि आप ये समझ लो कि इंसुलिन फॉर्मेशन में हमारी बॉडी का बहुत सारा रिसोर्स खर्चा हो जाता है। उस रिसोर्स को खर्चने के चक्कर में हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी
वो बहुत नीचे चला जाता है। इसीलिए आपने पाया होगा कि कोविड रिकवरी में उन्हीं लोगों कोविड के केसेस में उन्हीं लोगों के डेथ ज़्यादा हुई जिनको डायबिटीज़ था। तो मैं आपको बताऊं, अगर किसी डायबिटिक पर्सन को कोविड हुआ है तो उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द इन्फेक्शन 1.4 ग्राम पर केजी के हिसाब से कम नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं कवर करना भूल गया, डेट इज़ वाइटामिन सी। वाइटामिन सी हमारी बॉडी के सेल्स के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है? सेल्स के जो इलेक्ट्रॉन जो एक फ्री रेडिकल निकालता है, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को ना निकाल करके वो फ्री रेडिकल जो विटामिन सी रहता है वो अपने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन देके इस मामले का यही रफा दफा कर देता है। ठीक है, ये मामला सेल को डैमेज होने तक पहुँचता नहीं है। इस तरीके से सेल प्रोटेक्टेड रहते हैं। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपके एनर्जी मैकेनिज्म होते हैं, शुगर का यूटिलाइजेशन होता है, ये सारा चीज़ें होती हैं। सेल रहेंगी तभी तो यूटिलाइजेशन होगा, तो सेल्स को बचाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में विटामिन सी का लेना बहुत ज़रूरी है। ये आपको कोविड प्रोटेक्शन के भी लिए भी हेल्प करता है। और जितने भी तरह के एंटीऑक्सीडेंट हैं प्लीज़ आप कंज्यूम करें, चाहे वो विटामिन सी के फॉर्म में हो, विटामिन ई के फॉर्म में हो, या ऑप्टिमाइज़र के फॉर्म में हो। ऑप्टिमाइजर्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं, वो बुरे नहीं हैं, लेकिन न्यूट्रिशन अगर बॉडी में नहीं रहेगा तो ऑप्टिमाइजर कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैं हमेशा न्यूट्रिशन और ऑप्टिमाइजर को ड्रेस एंड ज्वेलरी से कंपेयर करता हूँ कि किसी आदमी को अगर घर से बाहर निकलना है तो उसके लिए ज्वेलरी पहनना उतना ज़रूरी नहीं है, ड्रेस पहनना ज़रूरी है। ड्रेस जो है वो उसके लिए न्यूट्रिशन है, और ज्वेलरी जो है वो ऑप्टिमाइज़र है। ठीक है, न्यूट्रिशन रहेगा तो ही ऑप्टिमाइज़र वर्क करेगा, क्योंकि सेल को बचाने के लिए हम ऑप्टिमाइज़र यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सेल को बनाना तो हमें प्रोटीन से है। तो ये आज का रहा ये सेशन। थैंक यू सो मच। बैक टू द होस्ट। ओके, वंडरफुल सेशन। और आई थिंक कि आप सभी लोग चैट बॉक्स में जो है एक क्लैपिंग कर सकते हैं, क्लैप क्लैप सीसी लिख सकते हैं। और नाउ इट्स टर्न फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन। तो आप लोग को जिसको भी क्वेश्चंस पूछने हैं, राइट, आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं, राइट। और आई थिंक अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं राहुल जी से, और जो भी आपके सवाल हैं उनका डायरेक्टली वो जवाब देंगे। तो ओवर टू यू ऑल, है ना। अभिषेक जी, आपका सवाल था ना।